नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मिशन बीपीएससी में। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व तक था। इसमें कई राजवंश आए, जिसमें कि हम कुछ प्रमुख वंशों को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ पहले हम इसके बारे में कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। इसके बाद जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोक हुए, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मौर्य राजवंश या आप कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य, यह प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। इसमें बहुत सारे शक्तिशाली राजा हुए। यह वंश 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया गया है। इससे संबंधित कुछ कहानियाँ भी प्रचलित है कि चाणक्य गए थे नंदों के दरबार में और उन्हें अपमानित किया गया। इसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि वह अपनी चोटी तब तक नहीं बांधेंगे जब तक कि यह साम्राज्य का वो अंत ना कर दें। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और कुछ राजधानियां बीच में परिवर्तन भी हुए हैं, जैसे कि वैशाली, गिरिव्रज जो कि प्रारंभिक राजधानी थी, बस ज़्यादातर काल तक पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी रही थी। मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष के समय, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में दिखाया गया है, किस प्रकार था, हम इसका एक वर्णन देख लेते हैं। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान समय में पटना, बिहार। प्रचलित भाषाएं थी उस काल में संस्कृत, मगधी और प्राकृत। प्राकृत जन सामान्य की भाषा थी। संस्कृत पंडितों की या कुछ विशेष वर्ग के लोगों द्वारा बोले जाने वालों की भाषा थी। उस काल में कुछ धर्म प्रचलित थे, जैसे कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय। सरकार के तौर पे आप देख सकते हैं उस समय का राजतंत्र का वर्णन है। चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो कि एक प्रमाणित पुस्तक मानी जाती है उस काल के अध्ययन के लिए, इसमें वर्णित है राजतंत्र। कुछ सम्राट के बारे में जान लेते हैं। प्रथम सम्राट जिन्होंने इसकी स्थापना की थी इस वंश की, वह चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व। तिथि से लेकर के कुछ मतभेद हैं। कुछ स्रोतों में यह 321, कुछ स्रोतों में 320, कुछ स्रोतों में 322 मिलेगा। हम 322 से 298 ईस्वी पूर्व मानकर चलते हैं। 298 से 272 ईस्वी तक बिंदुसार, जो कि इनके उत्तराधिकारी थे। उसके बाद अशोक, संप्रति, दशरथ मौर्य, शालिशुक, देववर्धन, शतधन्वा, बृहद्रथ और अंत में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की शुरुआत की। ऐतिहासिक युग में देखा जाए तो यह लौह युग का काल माना जाता है। वर्तमान में भौगोलिक स्थिति यदि हम देखें तो यह भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान में स्थित है। क्षेत्रफल देख लेते हैं। यह 19 लाख वर्ग मील में फैला हुआ था उस काल में। इसकी जनसंख्या थी लगभग 5 करोड़ 261 ईस्वी पूर्व में। जो मुद्रा प्रचलित थी उसका नाम था पन्न। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का बृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक, जो कि चक्रवर्ती राजा माने जाते हैं, यह शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। इनकी धम्म की नीति भी बहुत प्रचलित हुई। इन्होंने कई शिलालेख लिखवाए, कई युद्ध किए, कलिंग विजय जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इन्होंने ये राजा होते हुए प्रथम राजा विश्व में जिन्होंने अपने साम्राज्य का राजपाट सब कुछ त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद एक सन्यासी की तरह जीवन जिया। मौर्य वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। पुराण, बौद्ध पुराण जो कि हिंदू धर्म के धार्मिक स्रोतों में से एक है, बौद्ध और जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो कि बहुत ही
प्रसिद्ध पुस्तक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उस समय के राजनीतिक जीवन का वर्णन है। इसे आप कंफ्यूज ना करेंगे कि यह अर्थशास्त्र है तो इकोनॉमिक्स की किताब होगी। प्राचीन काल में राजनीति के अंदर ही आपके अर्थशास्त्र की चीज़ें भी आती थी, क्योंकि राजा ही मार्केट वगैरह भी कंट्रोल किया करते थे। विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें से कुछ के बारे में हम जानते हैं। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कृपया इसे आप ध्यान में रखेंगे। जेम्स प्रिंसप, इन्होंने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया है। 326 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया या यूनान के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिकंदर के बारे में आप सभी जानते होंगे, विश्व को विजय करने का लक्ष्य था इनका। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम, जिसे बितस्ता के नाम से वर्णन मिलता है, प्राचीन काल में के तट तक आ जाता है। यहीं उसका पोरस से युद्ध होता है, जिसे बितस्ता या हाइस्पेडीज का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है और ये राजा पोरस अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है और व्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती है। जिस समय सिकंदर का आक्रमण होता है उस समय नंद वंश के राजा धनानंद रहते हैं राजा। अब इन राजाओं के बारे में हम बारी बारी करके देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 321, 300 या फिर 322 कह सकते हैं या 320 कह सकते हैं। घटना चक्र या अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों के हिसाब से यह 321 है। विकिपीडिया के अनुसार यह 322 ईस्वी पूर्व से है। तो तिथि को लेकर के विवाद हैं, आप इसके बारे में ज़्यादा ना ध्यान दें, तथ्यों को ध्यान दें। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मगध का शासक बनता है। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त एक शूद्र जाति से था, जबकि बुद्ध साहित्यों के अनुसार चंद्रगुप्त एक क्षत्रिय था। मुद्रा राक्षस के समालोचक धनुधिराज के अनुसार मुरा, जो नंदों की एक रानी थी, संभवतः चंद्रगुप्त की माँ या दादी थी। इनके वंश को लेकर के काफ़ी विवाद है। राजतरंगिणी के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता शकुनी थे, आप इसे याद रखेंगे। कुछ प्रमुख पुस्तकों के अनुसार क्या कहा गया है, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। अधिकांश इतिहासकार उसे मौर्य कुल का क्षत्रिय मानते हैं, तो इसे आप मान सकते हैं कि यह मौर्य कुल के क्षत्रिय थे। इन्हें मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को सबसे पहले यूनानियों की गिरफ्त से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। मुक्तिदाता किसे कहते हैं, अपने शाब्दिक अर्थों में भी आप समझ सकते हैं। जो आपको मुक्ति दिलाई, किससे? बंधनों से। जब कोई भी दूसरा हमला करता है या फिर आप स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? दास बन जाते हैं। तो इन्होंने उन सबको क्या कराया? गिरफ्त से मुक्त कराया, इसलिए इन्हें मुक्तिदाता कहा जाता है। 305 ईस्वी के पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया, जो कि काबुल के नाम से देखने को मिलता है, अराकोशिया कंधार के नाम से, जड्रोसिया मकरान के नाम से तथा पेमिसदाई जो हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही यूनानी राजकुमारी से उनका विवाह भी हुआ। यूनानी राजकुमारी जिसका नाम हेलेना था। प्राचीन काल में युद्ध से पहले या तो विवाह से संबंधित संधियां होती थीं या युद्ध के बाद जो प्रतापी राजा हुआ करते थे अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया करते थे। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक से हमें बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज 315 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। मेगस्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है।
पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा कहा गया है। पाटलिपुत्र प्रशासन का दायित्व 30 नागरिकों की सभा पर था, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थे। भारत में प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन काल में इतिहास में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और वे स्वतंत्र हुआ करते थे। एक केंद्रीकृत शासन के अभाव में बाहरी आक्रमण से बचना मुश्किल होता था, क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों की सेना संगठित होती थी और उनसे जीत पाना मुश्किल हो रहा था। पर किंतु मौर्य साम्राज्य ने केंद्रीकृत किया और अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान किया। चंद्रगुप्त के प्रशासन का पूर्ण विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसमें 28 अध्यक्षों एवं 18 तीर्थों की चर्चा है। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार शासन के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला प्रस्थान कर गए। परिशिष्ट पर्वन यह ग्रंथ है जैन धर्म का। प्रचलित जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने उपवास करके, जिसे संथारा भी कहते हैं, उपवास करके अपनी मृत्यु हो जाती है जैन परंपरा में, उसे संथारा पद्धति कहते हैं, करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने 320 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल को राजप्रसाद कहा गया है कि अवशेष मिले हैं हमें पटना के समीप कुम्हरार गांव से 80 पिलर हॉल मिला है, जिसे खोजने का श्रेय स्पूनर को है। यह वास्तविक में अद्वितीय संरचना थी। चंद्रगुप्त का महल चारों बगल पानियों से घिरा था। यह अभेद्य था, इस पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल था, जिसका वर्णन कई इतिहासकार ने किया है। बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 269 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के ये उत्तराधिकारी थे। यूनानी स्रोतों में अमित्रोचेटस, संस्कृत में अमित्रघात, दुश्मनों का हंता, तथा जैन परंपरा के अनुसार सिंहसेन कहा गया है। सीरिया के सेल्यूसिड राजा एंटियोकस प्रथम, यह कहानी बहुत ही प्रचलित है और बिंदुसार के मध्य अच्छे राजनयिक संबंध थे। कहा जाता है बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस का राजदूत डायमेकस आया था। बिंदुसार द्वारा एंटियोकस प्रथम, जो कि राजा थे वहाँ के सीरिया के, से 3 वस्तुएं मांगी जाती है। प्रथम वस्तु है मीठा शराब, दूसरी वस्तु है सूखे अंजीर, तीसरी वस्तु है एक सोफिस्ट ज्ञानी व्यक्ति। मौर्य दरबार में भेजने का अनुरोध किया गया था। जानते हैं दोस्तों, प्रथम 2 वस्तुएं भेज दी गई थी और तृतीय वस्तु को मना कर दिया था। वहाँ के राजा ने कहा था एक सोफिस्ट ज्ञानी व्यक्ति, वह खरीदने, बेचने और दान देने योग्य नहीं है। यह उस समय की कीमत थी किसी भी सोफिस्ट की, जिसे किसी राजा के मांगने पे नहीं भेजा जा सकता है। वह स्वतंत्र होते थे। बिंदुसार के दरबार में आजीविक संप्रदाय से संबंध पिंगलवत्स नामक एक भविष्यवक्ता भी था। आपको पता ही होगा भविष्य के लिए लोग आज भी कितने जागरूक होते हैं, उत्साहित होते हैं जानने के लिए। तो पहले कुछ लोगों का काम ही होता था जो कि भविष्य के बारे में बताते थे। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, जो दो समुद्रों, संभवतः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच के क्षेत्र थे। यूनान के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस को नियुक्त किया था। इसे आप याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अशोकावदन के अनुसार बिंदुसार की शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं और आप इसे बार बार रिवाइज करते रहें। इससे तथ्यों को याद रखने में आपको काफ़ी आसानी होगी।